अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 2 स्पेसिफिकली रिलेटेड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। लेकिन आज से हम इस यूनिट को शुरू करते हैं और साथ साथ में पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का जितने भी आने वाले यूनिट्स हैं उनको हम वन बाय वन अच्छी तरह एक्सप्लेनली जो है उसको डिस्कस करवाएंगे। साथ में हम इसको डिस्कस करवाएंगे उन ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट्स के मुताबिक जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल या हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, साथ में इंडियन नर्सिंग काउंसिल और साथ साथ में स्पेसिफिकली खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कंटेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही हो उनके मुताबिक हम ये लेक्चर एक्सप्लेन करवाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले नंबर पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का दूसरा यूनिट है इससे। इस पहले पार्ट में इस यूनिट की पहले पार्ट में हम डिटेल से डिस्कस करवाएंगे ग्रोथ को, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन लर्निंग को, इसके इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इसके दरमियान रिलेशन को वाज़ेह करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन सी है उसको, साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन एस्पेक्ट्स को हम क्या करवाएंगे इस पार्ट में हम डिटेल से डिस्कस करवाते हैं। चलते हैं पहले नंबर पर ग्रोथ डेवलपमेंट और मैच्योरेशन लर्निंग की इंट्रोडक्शन को। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज फिजियोलॉजिकल फिजिकल चेंज एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड स्पॉट। सिंपली ग्रोथ हम किसको कहते हैं? आपके बॉडी की साइज में जो इंक्रीज आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी की साइज में होल बॉडी में या जो पार्ट्स है एक एक पार्ट्स के साथ में जो इंक्रीज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रोथ कहते हैं। इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, याद रखिए ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है। आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की हाइट में इंक्रीज आ गया, फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर इंक्रीज आपकी बॉडी में आ गया, आपकी बॉडी का वेट में इंक्रीज है किया 5 kg। तो इस तरह आप क्वांटिटेटिव इसका आप वैल्यू दे सकते हैं, यूनिट दे सकते हैं। इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव क्वांटिटी हम इसको कहते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड हाइट, वेट, बोन साइज एंड डेंटेशन। ये मेन इंडिकेटर्स है हाइट की, जिस ग्रोथ की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बॉडी में कितना ग्रोथ आया है। तो उसमें है हाइट है, वेट है, बोन साइज है, डेंटेशन है, दांत का एरप्शन है निकलना। The pattern of physiological growth is similar for all people। तो याद रखिए फिजियोलॉजिकल ग्रोथ का जो पैटर्न होता है, जो तरीकाकार होता है, मतलब कौन कौन से स्टेजेस पे कौन कौन से बॉडी की ऑर्गन जो है उसमें कौन कौन सी ग्रोथ होगा, ये पैटर्न तकरीबन सारे लोगों के लिए क्या है? ये सेम है। हर एक बंदा में एक में जो चेंजेस आते हैं उसको हम रिज्यूम करवाते हैं दूसरे बंदे की चेंजेस के साथ। लेकिन जो मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है वो होता है कि हाउएवर ग्रोथ रेट्स वेरी, ग्रोथ पैटर्न सेम होते हैं, तरीकाकार सेम होते हैं, लेकिन वे रेट वेरी करवाता है। जो इसका स्पीड है वो स्पीड वेरी करवाता है डिफरेंट लोगों में भी और डिफरेंट स्टेजेस में भी। लोगों में किस तरह? एक बच्चा है उसका रेट उसमें ग्रोथ का थोड़ा सा ज्यादा है, उसमें इंक्रीज आ गया 2 मंथ्स में, फॉर एग्जांपल इसमें इंक्रीज आ गया 2 kg। दूसरा बच्चा है उसमें इंक्रीज आ गया 2.5 kg। तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है रेट में, साथ में डिफरेंट स्टेजेस में भी ग्रोथ डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बाद में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा इन्फेंसी न्यूनेटल स्टेजेस वगैरह में ग्रोथ किस तरह होता है। तो इन्फेंसी में या न्यूनेटल स्टेज में और इन्फेंसी में इसमें क्या होता है? इसमें ग्रोथ का रेट इंक्रीज होता है, मैक्सिमम लेवल पे या मैक्सिमम कैपेसिटी पे ग्रोथ होता है। लेकिन बाद में जब टोटल स्टेज आते हैं तो इसमें ग्रोथ का लेवल क्या होता है? ये डिक्रीज फिर होता है, उतना मैक्सिमम लेवल पे नहीं होता ग्रोथ जितना कि यूनाइटेड इन्फेंसी स्टेज में होता है। अब ये याद रखिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ मैच्योरिटी तक है। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी आपका ऑर्गन जब अपने मुकाम पर पहुंच जाए, जो उसका स्पेसिफिक पॉइंट है उस पॉइंट पे पहुंच जाए, मजीद उसका इंक्रीज नहीं होता। तो ग्रोथ क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, मैच्योरिटी तक यही होता है। मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ क्या होता है? स्टॉप होता है। ये हो गया ग्रोथ का इंट्रोडक्शन। ये ग्रोथ आपकी बॉडी में ये छोटा बॉडी है तो इसको देखिए, इसका हेड साइज को देखिए, इसके ट्रंक साइज को देखिए, ये जो पैदा हुआ होता है तो हेड और ट्रंक तकरीबन सेम है, लेकिन बाद में ये हेड में थोड़ा सा इंक्रीज आता है और ट्रंक साइज में ज्यादा इंक्रीज आता है। इस वजह से लास्ट वाले पिक्चर को देखिए, उसकी हेड में थोड़ा सा इंक्रीज आ गया, लेकिन उसकी बॉडी साइज में क्या हो गया? मैक्सिमम इंक्रीज आ गया, ट्रंक में ज्यादा इंक्रीज आ गया। तो ये ग्रोथ का प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन क्या है कि इसकी हेड में या स्पलक रीजन में कम इंक्रीज आएगा, उसका जो ट्रंक रीजन है उसमें इंक्रीज ज्यादा आएगा। ये ग्रोथ स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है ये देखिए, ये वक्त के साथ साथ बच्चों में ग्रोथ आता है, उस ग्रोथ से इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? अच्छी। तो ये देखिए ये छोटा बच्चा है, इसमें इतना ग्रोथ आया है कि थोड़ा सा हो मिल सकता है
क्रैलिंग्स कर सकता है, इधर वो थोड़ा सा वो क्रीपिंग मोमेंट उसने स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा उठ सकता है इधर भी। ये एज के साथ साथ इसकी ग्रोथ की जो वैल्यूज है उसमें क्या है इंक्रीज आया हुआ है। तो इधर ये इतना डेवलप हो गया, इतना इसका ग्रोथ इंक्रीज हो गया है, बॉडी के ऑर्गन इतनी मिचेवर हो गए हैं, इसमें इतनी इंक्रीजमेंट आ गया है कि वो क्या क्या कर सकता है, डबल पी सकता है। ओके, अब हम आते हैं दूसरा जो एस्पेक्ट है मैच्योरेशन है। तो मैच्योरेशन क्या है? तो मैच्योरेशन सिंपली हम द इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। अब आपके बॉडी की जो साइज है ऑर्गन्स है उसमें इंक्रीज आता है, ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, लेकिन उस ग्रोथ के रिजल्ट में आते हैं कॉम्पिटेंस एडेप्टेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस है मुकाबला करना। आपके बॉडी में जो एबिलिटीज होते हैं वो एबिलिटीज थोड़े थोड़े से वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं और उससे आते हैं कॉम्पिटेंसी। इंसान में क्या आता है? कॉम्पिटेंसी, मुकाबला। फॉर एग्जांपल आपने क्लास में कॉम्पिटेंसी क्या है? सिंपल, दो बच्चे हैं, इन दो बच्चों को ये एक हो गया, ये दूसरा बच्चा हो गया, दोनों को आपने क्या किया? टेस्ट हवाला किया, 5 मिनट दे दी और 10 MCQs दे दी। एक ने हल किया 3 मिनट में, दूसरे ने हल किया 5 मिनट में। 3 मिनट वाले में कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, काबिलियत ज्यादा है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो एबिलिटीज के इंप्रूव होने से उसकी इसमें कॉम्पिटेंसी ज्यादा गया है। दूसरा एडेप्टेबिलिटी है। एडेप्टेबिलिटी मतलब वो कौन सी एनवायरनमेंट के साथ आप अपने आप को एडाप्ट करवा सकते हो। जो अगर कोई बच्चा या कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडाप्ट करवाते हैं, मतलब ये है कि उसके हर ऑर्गन या हर एक पार्ट अच्छी तरह उसमें क्या है, डेवलप ग्रोथ या डेवलपमेंट दोनों आ चुके हैं। तो इस वजह से क्या है, इसके हर एक ऑर्गन में वो एडेप्टेबिलिटी, वो कैपेसिटी आ गया है। फॉर एग्जांपल आप कोई हार्ट एनवायरनमेंट में चले जाए तो हार्ट एनवायरनमेंट में आप अपने आप को उसके साथ एडाप्ट करवा सकते हो। कोल्ड एनवायरनमेंट में चले जाए तो आप उसके साथ अपने आप को एडाप्ट करवा सकते हो। ये क्यों? क्योंकि आपका ऑर्गन जो है वो क्या है, मिचेवर हो गया है, वो उस कंडीशन को कोप कर सकता है। तो क्या, तो हम कहते हैं मैच्योरिटी को इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस इन एडेप्टेबिलिटी। ये सिंपल हम कहते हैं कि अ चेंज इन complexity of structure that make it possible for the structure to begin functioning at a higher level। तो ये स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज कौन सी लेवल पे है कि ये इतना कर सके कि वो फंक्शन करे। लेकिन फंक्शन कैसे करे? हायर लेवल पे जब वो फंक्शन शुरू करे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं कि अब ये ऑर्गन जो है ये अपनी फुल मैच्योरिटी तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये हायर लेवल पे क्या करवाते हैं, फंक्शनिंग करवाता है। ये है मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी। तो ये इस फंक्शनिंग की वजह से यही दो एस्पेक्ट्स आपको निकलेंगे कि जब स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज आएगा, वो ज्यादा से ज्यादा कंडीशन के साथ एक्सपोज होगा, तो उसमें ये कॉम्पिटेंस और एडेप्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगा। तो इस वजह से इन सब के निचोड़ क्या निकलता है कि कॉम्पिटेंस और एडेप्टेबिलिटी में जो इंक्रीज आता है इसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन। अब ये मैच्योरेशन जो है ये मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट है बॉडी का। फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल मैच्योरेशन हम किसको कहते हैं, आपकी मोटर स्किल्स में या कोऑर्डिनेशन में, मोटर स्किल हाथ का इधर उधर होना, पाँव का इधर उधर होना, या आप किसी चीज को रिस्पॉन्स करवाते हो, मार्कर चलाते हो, गाड़ी वगैरह चलाते हो, ये आपको मोटर स्किल्स है। तो ये फिजिकल मैच्योरेशन है आपका कि आप मार्कर चलाते हो कि आपकी ऑर्गन जो है ये इतनी मैच्योर हो चुकी है, अपनी उस हद तक पहुंच चुकी है कि मार्कर को पकड़ के फिर उसको जो है ना इधर उधर करके ये लाइन खींचना वगैरह, ये मोटर स्किल में इंक्रीज। या कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका ये फिंगर भी है, ये फिंगर भी है, ये फिंगर भी है, तीनों इकट्ठे होकर इनमें मार्कर को पकड़ा है, तो तीनों फिंगर की क्या कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन और ये डेवलपमेंट मोटर स्किल जो है ये क्या है, या वेट गेन, टाल, हार्मोनल चेंजेस, ये सारे ये क्या है, ये फिजिकल मैच्योरेशन है। फिजिकली आप उसको वो करवाते हो। दूसरा एक कॉग्निटिव मैच्योरेशन है। कॉग्निटिव मैच्योरेशन क्या होता है, थिंकिंग या मेमोरी, रीजनिंग, आपके माइंड से रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हो, आपके माइंड में क्या है, ये बॉल पेन को इस तरह पकड़ना, ये आपका माइंड रिस्पॉन्स करवाता है कि इसको इस तरह पकड़े, इसको इस तरह यूज करे। तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव मैच्योरेशन है। तो मैच्योरेशन में दोनों एस्पेक्ट्स है, फिजिकल भी है और मेंटल भी है। याद रखिए मैच्योरेशन जो है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और स्टिमुलेशन। इसके लिए न ट्रेनिंग की जरूरत होगी, न प्रैक्टिस की जरूरत होगी और न स्टिमुलेशन की जरूरत होगी, क्योंकि ये क्या है, ये ऑटोमेटिक, ये खुद ब खुद आने वाला है। आपको किसी तरह की कोई भी अगर कोई न करवाते हो आप कोई काम वगैरह, तो वही की वही
आप में वो मेच्योरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, आपको आपने उसको एक्सपोज कर दिया एनवायरनमेंट में, वो उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाया। दूसरा बच्चा है, आपने वही के वही बच्चा एक कमरे में बंद करवा दिया, लेकिन 15 ईयर की एज में जब आप दोनों को आप देखेंगे तो दोनों की वही के वही इंक्रीज उसके आर्गन में आया हुआ होगा। बच्चे के भी जो अंदर कमरे में है एनवायरनमेंट को आपने एक्सपोज नहीं किया, जो बाहर आपने उसकी फिजिकल एक्टिविटी करवाया, दोनों में क्या होगा, वही की वही इंक्रीज होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऑटोमेटिक प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए कोई प्रैक्टिस स्टिमुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती। लेकिन बात होती है इसमें एक, और ये है कि डिपेंड ऑन हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी जेनेटिक मेकअप है, इस वजह से ये ऑटोमेटिक है, आपके जीन्स में आया है कि इस ऑर्गन को इस हद तक नीचेवर होना है, तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन एक एस्पेक्ट इसमें, अब अगर आप अभी कहीं कि एक हम ऐसा करवाएं, फॉर एग्जांपल ये दोनों हाथ है हमारी, एक राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट और राइट हैंड में ये राइट हैंड हमारा मजबूत होता है, राइट हैंड मजबूत होता है, लेफ्ट हैंड मजबूत नहीं होता, क्योंकि आपने राइट हैंड को हमने एक्सरसाइज करवा दिया, लेफ्ट हैंड को एक्सरसाइज नहीं करवा दिया। तो याद रखिए, आपकी जो जेनेटिक मेकअप है उस दोनों में, इन दोनों हाथों के लिए एक ही जीन आया है कि इन्होंने इस हद तक जो है ना मेच्योर होना है। लेकिन ये एनवायरनमेंट जो है, जो आपने फिजिकल एक्टिविटी इसको करवा दी, ये उस जेनेटिक मेकअप को अनवेल करवाता है। अगर आपने उस जेनेटिक मेकअप को अनवेल अच्छी तरह करवा दिया तो अच्छा है, अगर अच्छी तरह नहीं करवाया तो आपका फिर दोनों हाथ सेम होगा। लेकिन अच्छी तरह इसका जेनेटिक मेकअप अच्छी तरह अनवेल करवा, इसको एक्सरसाइज दे दिया, राइट हैंड आपका मजबूत, लेफ्ट हैंड को एक्सरसाइज दे दिया, लेफ्ट हैंड आपका मजबूत नहीं है। तो याद रखिए, ये जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप सिंपली मेच्योरेशन है, हेरिडिटी फैक्टर है। लेकिन जो एनवायरनमेंट आप इसमें इन्वॉल्व करवाते हो, उस जेनेटिक मेकअप को अनवेल करवाने के लिए जो कोशिशें आप करते हो, फिर वो मेच्योरेशन में नहीं आता, फिर वो किस में आता है, फिर वो लर्निंग में आता है कि आपने फिर इसको, इस जेनेटिक मेकअप को आपने अनवेल करवा दिया, लर्न करवा दिया आप इसमें इसको। तो एनवायरनमेंट प्ले करता है सिर्फ अनवेलिंग ऑफ द जेनेटिक मेकअप, बाकी जो जेनेटिक मेकअप है वो मेच्योरेशन है और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अच्छा, क्वालिटी क्वांटिटेटिव चेंज, ये क्वालिटेटिव चेंज है, ग्रोथ की तरह ये क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, क्योंकि आप इसमें अगर फिजिकल एस्पेक्ट को आप यूनिट देंगे, लेकिन कॉग्निटिव का जो एस्पेक्ट है उसको आप यूनिट नहीं दे सकते, और ये दोनों कंबाइनली आते हैं मेच्योरेशन में। इस वजह से मेच्योरेशन को होल हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटी हम इसको कहते हैं। कैन बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट और प्रेडिक्टेबल। ये प्रेडिक्टेबल है, इसको हम मेजर करवा सकते हैं, लेकिन मेजर उसी तरह नहीं जिस तरह हम ग्रोथ को, इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व करवा सकता है या असेस करवा सकते हैं। एग्जैक्टली हम उसको यूनिट नहीं दे सकते, इसको एग्जैक्टली हम उसको मेजर नहीं करवा सकते। प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि इस शख्स में जो है ना इतना मेच्योरेशन आ गया है, इसकी आर्गन इतनी मेच्योर हो चुकी हुई है कि वो अब ये काम करवा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि कितनी यूनिट्स तक उसमें मेच्योरेशन आया है, कितनी क्वांटिटी तक उसमें मेच्योरेशन, ये नहीं कह सकते। इस वजह से ये क्वालिटेटिव क्वांटिटी है और ये हम मेजर एग्जैक्टली नहीं करवा सकते। ये मेच्योरेशन है आपकी, ये छोटी बच्ची है, उसकी आर्गन में पाव में इतनी मेच्योर हो गई है कि बाल फेंक सकता है, ये देखिए इसकी हैंड इतनी मेच्योर हो गई है, आर्गन सारे मेच्योर हो गए। तीसरा जो एस्पेक्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और लर्निंग है, तो लर्निंग को आपने पहले भी पढ़ा कि लर्निंग क्या है, आपका जो मेच्योरेशन जेनेटिक मेकअप है, जो आपके पेरेंट्स से आपको ट्रांसफर हुए, उस जेनेटिक मेकअप को जो अनवेल करवाता है एनवायरनमेंट के थ्रू, वही एनवायरनमेंट क्या है, इसके लिए लर्निंग है। तो सिंपली हम कहते हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, इसको लर्निंग। और लर्निंग बाय प्रैक्टिस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्रोसिक्यूशन, तजस्सुस वगैरह, किस चीज के बारे में आप जो है ना जानना चाहते हो। तो ये तीनों पैटर्न ऐसे है कि इस वजह से लर्निंग आती है, आपकी बिहेवियर में चेंज आता है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करवाता है आपका जेनेटिक मेकअप। तो इसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग। और ये सिर्फ मेंटल क्वांटिटी है, इसमें फिजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि आपके कॉग्निशन से या आपके माइंड से रिलेटेड एस्पेक्ट है। ये हो गया क्या, लर्निंग हो गया तीसरा एस्पेक्ट। अब हम आते चौथा एस्पेक्ट, जो अहम एस्पेक्ट है वो है डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट को एज अ होल जब हम इसको एक कंबाइन शक्ल देंगे, तो कंबाइन में हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन की कैपेसिटी में या स्किल में जो इंक्रीज आता है, अब किस तरह हम इसको जोड़ते हैं फंक्शन से और स्किल से। तो याद रखिए, इससे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग को। ग्रोथ आपके बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स है उसकी फिजिकल साइज में इंक्रीज करवाता है। मैच्योरेशन फिर उस साइज को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाता है मैच्योरेशन।
फिर लर्निंग जो है वो जेनेटिक मेकअप जो मेच्योरेशन में है उसको अनवेल करवाता है। अब वो ग्रोथ साथ में मेच्योरेशन और साथ में लर्निंग, ये तीनों इकट्ठे होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा डेवलपमेंट बनाएगा। तो अब देखिए, ग्रोथ इंक्रीज इन साइज आ गया एक ऑर्गन का, मेच्योरेशन उसकी जेनेटिक मेकअप है अनवेल हो गया, उसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज थी वो अनवेल हो गई, लर्निंग उसने उस जेनेटिक मेकअप को क्या करवा दिया, अनवेल करवा दिया। अब इन तीनों के रिजल्ट क्या हो गया, तीनों की जो ऑर्गन है, ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो गया, उसका जेनेटिक मेकअप उसमें जो कैपेबिलिटीज थी वो कैपेबिलिटीज अनवेल हो गई, तो इंक्रीज एंड रिजल्ट क्या हो गया, उसका फंक्शन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, फंक्शन शुरू हो गया, या उसका जो स्केल कैपेबिलिटी है वो शुरू हो गया। तो उस इन रिजल्ट को जो हम अब फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट हम सिंपली फिर कहते हैं कि द इंक्रीज इन स्केल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। और इसमें ये तीनों एस्पेक्ट आते हैं, एडवांसमेंट फ्रॉम लोअर टू मोर एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें आता है लोअर से मोर एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आपका एक ऑर्गन है वो लोअर कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल ये हैंड है, पैदा होते ही ये हैंड इस तरह नहीं करवा सकता कि 2 उंगलियों में इसको पकड़े, ये हैंड अगर इसको पकड़ लिया तो सारे हाथ में, तो ये है लोअर कॉम्प्लेक्सिटी है। अब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कब आएगा कि ये 4 उंगलियां उसको पकड़े, फिर ये 3 उंगलियां उसको पकड़े, फिर ये 2 उंगलियां, फिर आप 3 उंगलियां, फिर 2 उंगलियों से जब आप इस मार्कर को पकड़ सकते हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि द एनहांसमेंट फ्रॉम लोअर एडवांस स्टेज टू मोर एडवांस स्टेज या मोर कॉम्प्लेक्स स्टेज। तो फंक्शन या डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ये कॉम्प्लेक्स स्टेज तक लेके जाता है बॉडी को। द इमर्जिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज थ्रू ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इन तीनों एस्पेक्ट से जो इंडिविजुअल की कैपेसिटी में जो चेंज आता है, एनहांसमेंट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ होल इंडिविजुअल, तो इसमें क्या होता है, इसमें होल इंडिविजुअल का क्या मतलब है, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट वो अनवेल होती थी, मैच्योरेशन में उसके जेनेटिक मेकअप का जो कॉग्निटिव मेंटल एस्पेक्ट है उसको, लर्निंग में फिर उसके लिए एनवायरनमेंट भी जरूरी होता था मैच्योरेशन और ग्रोथ के लिए। लेकिन डेवलपमेंट में इन तीनों चीजों को, आपका मेंटल एबिलिटी, आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, आपका जो फिजिकल साइज है, आपका एनवायरमेंटल जो इफेक्ट्स है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इसको होल इंडिविजुअल में इंप्रूवमेंट आता है फ्रॉम डिपेंडेंस टू ऑटोनॉमी स्टेट। तो इसमें क्या होता है, ये आपको ऑटोनॉमिक बनाता है। डेवलपमेंट आपको क्या बनाता है, ऑटोनॉमिक। इससे पहले डेवलपमेंट जब आपके ऑर्गन में नहीं आई हो तो आप क्या होते हैं, आप डिपेंडेंस होते हैं, आप डिफरेंट फंक्शन आप खुद से नहीं करवा सकते। लेकिन जब आपके ऑर्गन का कम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज आ रहा हो, अपने मैक्सिमम लेवल तक लेके जाता हो, तो फिर आप क्या बनाते हैं, होते हैं ऑटोनॉमिक, होते हैं इंडिपेंडेंट। कैन बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। ये सेम जिस तरह की मैच्योरेशन लर्निंग का मतलब वो मेजरेबल नहीं था, एग्जैक्ट हम उसको मेजर नहीं करवा सकते यूनिट में, इस तरह डेवलपमेंट है, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटी है और ये सिर्फ हम प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि इतनी हद तक डेवलपमेंट आई है, इतनी हद तक डेवलपमेंट आई कि लोग के साथ गुड बैठ सकता है, हम कहते हैं ना। तो ये क्या है, क्या ये सिर्फ हम इसको ऑब्जर्व करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं या प्रेडिक्ट करवा सकते हैं, एग्जैक्ट हम उसको वैल्यू नहीं दे सकते। अब इसके बारे में पियाजे का एक थ्योरी है और ये आम रिसर्चेस का थ्योरी है। पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, लेकिन आम रिसर्चर्स कहते हैं कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। इन दोनों की थ्योरीज की डिफरेंस क्या है, पियाजे ने जो अपना ऑब्जर्वेशन करवाई थी वो छोटे बच्चों की, चिल्ड्रन की करवाई थी, जो छोटी उम्र की, और जो आम रिसर्चर करवाते हैं ये बड़ी उम्र के लोगों से जो एडल्ट होते हैं। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, उसमें ऑर्गन मैच्योर नहीं होती। अगर आप उसको कहें कि यार ये चीज मेमोराइज करो, तो उसका माइंड इतना मैच्योर नहीं हो गया है कि वो इस चीज को लर्न करवा सके। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए पहले उस माइंड का डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट के बाद उसमें क्या आएगा, लर्निंग आएगा। लेकिन जो एडल्ट होते हैं ऑलरेडी वो मैच्योरिटी तक पहुंच चुके हैं, उसके हर एक ऑर्गन मैच्योर हो चुका है। तो अब उसके लिए क्या है, अब उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट आएगा, जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो किस वजह से इंक्रीज होगी, पहले वो इस चीज के बारे में लर्न करवाए, लर्निंग के बारे में उस चीज को अप्लाई करे, उस एप्लीकेशन के बाद उसकी एबिलिटीज में क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। तो एडल्ट के लिए हम कहते हैं कि लर्निंग पहले है, बाद में डेवलपमेंट है, और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उसके लिए डेवलपमेंट पहले है, बाद में लर्निंग है। ये हो गया डेवलपमेंट का एस्पेक्ट।
अब हम कौन से प्रिंसिपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं उसको पढ़ते हैं। तो कुछ तकरीबन 10-11 प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल से हमें पता चल जाएगा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और इसका मेन फंक्शन क्या है। पहले नंबर पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होता है बर्थ से या कंसेप्शन से टिल द मैच्योरिटी तक, बार्धन नहीं होती। लेकिन डेवलपमेंट ये माँ की पीठ से शुरू होता है, टिल कंसेप्शन से या एम्ब्रियो फॉर्मेशन से शुरू होता है और टिल डेथ तक ये आपकी बॉडी में डेवलपमेंट आएगा। ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है जिसमें आपकी बॉडी में डेवलप नहीं आया हुआ हो, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होगी वगैरह वगैरह। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन इनटू अ होल। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, एक चीज को होल होते हैं, यूनिफाई होते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी एटेनेबल चाइल्ड डेवलप सैटिस्फैक्टरी कंसर्न वेरियस आस्पेक्ट और डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें होते हैं, एग्जांपल क्या है कि चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट टू लर्न हैंड मूवमेंट। अब एक बच्चा है, पहले वो स्टार्ट करवाता है हैंड मूवमेंट, हैंड को किस तरह हिलाए वगैरह। इसके बाद फिर वो स्टार्ट करवाते हैं आपकी जो फिंगर मूवमेंट है इसको। फिर इस हैंड मूवमेंट को, हैंड ये मार्कर है, हैंड आ गया हैंड मूवमेंट को और फिंगर से इसको पकड़ा, दोनों को इकट्ठा करवा के वो फंक्शन परफॉर्म करवाता है। तो पहले हैंड मूवमेंट था, फिर फिंगर था, लेकिन बाद में फिंगर और हैंड दोनों इकट्ठे हो गए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों फ्रांस क्या हो गई, यूनिफाई हो गई। तो ये डेवलपमेंट में ये है कि ये यूनिफिकेशन करवाता है, इंटीग्रेशन। ये हमने एक एग्जांपल पढ़ा, इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, फिर जो है प्रिंसिपल ऑफ लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डेवलपमेंटल रेट। तो ये हमने ग्रोथ में एक्सप्लेन करवाया था थोड़ा सा, डेवलपमेंट में एक्सप्लेन नहीं करवाया था कि डेवलपमेंट में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। डेवलपमेंटल रेट में जो डेवलपमेंटल रेट है वो डिफरेंट स्टेजेस पे सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जो इम्पेंसी है उसमें एक किस्म की डेवलपमेंट आता है, लेकिन जो टोटलर है उसमें उस किस्म की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पहली मेच्योरिटी से या एडल्टहुड से पहले एक बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी इतना इम्प्रूव नहीं होती जितना कि डेवलपमेंट से या एडल्ट स्टेज से बाद उसमें होते हैं। तो क्या है कि ये उसकी हर एक रेट में, इम्पेंसी में एक किस्म की, टोडलर में दूसरे किस्म की, प्रीस्कूलर की, ये बाद में डिटेल्स हम डिस्कस करवाएंगे कि कौन कौन से स्टेजेस पे डेवलपमेंट ज्यादा होती है, कौन कौन से स्टेजेस पे डेवलपमेंट कम होते हैं, कौन स्टेजेस पे कौन से आर्गन का कौन सा एस्पेक्ट डेवलप होता है और फिर दूसरी स्टेज में कोई और एस्पेक्ट डेवलप होता है। तो यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, नहीं होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। एक बॉडी है, उसमें डेवलपमेंट का रेट इतना नहीं है जितना कि दूसरे में। हम प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि सेम होगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता। थोड़ा सा उसमें क्या होता है वो, फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है और उसके टाइम ईच चाइल्ड टेक्स हिज हर फर्स्ट स्टेप मतलब जो पहला कदम लेता है, तो हम कहते हैं कि तकरीबन 7-8 महीने में या एक साल में हो जाएगा। लेकिन हर एक बच्चा उस स्टेज में कोई इंक्रीज भी होता है, कोई डिक्रीज भी होता है, तो उस बच्चे पे डिपेंड करवाता है, लेकिन हम प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हो। अब इसमें हम प्रोसीड करवाते हैं जनरल से किसकी तरफ, स्पेसिफिक की तरफ हो। तो ये हमने पढ़ा कि आप पहला आपका हैंड मूवमेंट, फिर ये आर्म मूवमेंट, फिर ये हैंड मूवमेंट, फिर फिंगर मूवमेंट। तो रफ्ता रफ्ता ये क्या होता है, ये चीज स्पेसिफिसिटी की तरफ, जनरलाइजेशन से किसकी तरफ जाता है, स्पेसिफिसिटी की तरफ हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हो। तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में हमने ग्रोथ मैच्योरेशन में डिटेल से पढ़ा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में कौन कौन से इंटर रिलेशन है। तो हेरिडिटी जो है, इसका जो फैक्टर है उसको अनवेल करवाता है। एनवायरनमेंट हमने उधर पढ़ा, तो हेरिडिटी मोस्टली ये फिजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट है जिसको हम लर्निंग कहते हैं, ये क्या है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस या मेंटल एस्पेक्ट है। ओके, दोनों के दरमियान वही रिलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। तो प्रेडिक्टिबिलिटी ये है कि हम with the help of the uniformity of pattern and sequence of development। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, हमने कहा रेट सेम नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी पैटर्न होते हैं, मतलब कौन सी तरीके से डेवलपमेंट आता है। तो ये डिफरेंट बच्चों में तकरीबन सेम होती है, एग्जैक्ट सेम नहीं होती। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट से
हम क्या करवा सकते हैं, प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि बच्चा 1 साल की उम्र में ये काम करेगा, स्टेपिंग करेगा, ये उठेगा, ये बैठेगा, तो ये हम प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। अब इससे आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा होता है तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, एब्नॉर्मेलिटी। तो हम सीक्वेंस से प्रेडिक्ट करवाते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ओके, तो ये हो गया प्रेडिक्टिबिलिटी का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अचीवमेंट इन वन स्टेज अफेक्ट्स द अचीवमेंट इन अदर स्टेज। तो जो डिफरेंट स्टेजेस है, फॉर एग्जांपल पहला स्टेज है इन्फेंसी, जो न्यूनेटल स्टेज है, न्यूनेटल स्टेज है, इसके बाद आता है इन्फेंसी स्टेज, फिर आता है टोडलर स्टेज। तो अब ये जो पहला स्टेज है न्यूनेटल स्टेज, तो न्यूनेटल स्टेज में डेवलपमेंट आ गई, इस डेवलपमेंट की बेस पे इन्फेंसी स्टार्ट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसका न्यूनेटल स्टेज में सही डेवलपमेंट नहीं हो गया, उसकी फिजिकली ग्रोथ सही नहीं हो गया, तो इन्फेंसी में भी फिर वो ग्रोथ इफेक्ट होगा, क्योंकि इन्फेंसी के लिए चाहिए था पहले वाला ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल चाहिए था 4 kg का वजन चाहिए था, लेकिन इन्फेंसी में 4 kg का नहीं आ गया, इन्फेंसी में आ गया 2 kg का, 3 kg का आ गया इन्फेंसी में। तो हमने कहा कि यार इधर ग्रोथ सही नहीं हुआ है, इस वजह से इन्फेंसी का स्टेज भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, उसमें उसी तरह का ग्रोथ फिर नहीं होगा। तो इंटर रिलेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकाउडल, तो ये डेवलपमेंट किस पोजीशन पे होती है, सिफालोकाउडल हेड टू टूज पे। यहाँ पे देखिए ये डेवलपमेंट शुरू होता है हेड से और ये टूज की तरफ इस तरह आता है। मतलब ये है कि पहला बच्चा कंट्रोल करवाएगा अपने हेड को, हेड के बाद फिर ट्रंक को, ये चेस्ट रीजन को, चेस्ट रीजन के बाद फिर वो पाव को या पेट को वो क्या करवाएगा, वो कंट्रोल करवाएगा। तो ये क्या है, सिफालोकाउडलिस, हेड से सिफालो मीन हेड और काउडल मीन जो टेल रीजन है। तो हेड टू टेल इसका क्या होता है, वो ग्रोथ पैटर्न होता है, डेवलपमेंट पैटर्न होता है। दूसरा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडेंटल, तो सेंटर ऑफ द बॉडी टू पेरिफेरल, तो सेंट्रल से पेरिफेरल की तरफ डेवलपमेंट ऑफ मोटर्स कैन टू स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू पेरिफेरल। तो वही क्यों वही है कि सिफालो प्रॉक्सिमोडेंटल क्या है, ये सेंटर से शुरू होता है पेरिफेरल की तरफ। तो बच्चा पहला जो कंट्रोल हासिल करवाएगा वो जो सेंट्रल रीजन है उस पे, फिर कंट्रोल करवाएगा अपने हैंड्स को, किसको, हैंड्स को, हैंड्स के बाद फिर आर्म्स को, ये आर्म्स हो गई, आर्म्स के बाद फिर ये हैंड्स को, हैंड्स के बाद ये फिंगर को, किसको, फिंगर को ये करवाएगा। तो इनमें फिंगर आ गई, तो ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल है। प्रॉक्सिमल मीन सेंटर और डिस्टल मीन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से शुरू होते हैं और इन तक चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो प्रिंसिपल क्या है डेवलपमेंट का, प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड सिफालोकाउडल है। अच्छा, ये हो गए कुछ प्रिंसिपल। जो अब हम आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करवाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को। तो फैक्टर मेनली जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं, तो एक है हेरिडिटरी फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। इन दोनों फैक्टर से बच्ची का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होते हैं। हेरिडिटी तो सिंपल हम कहते हैं कि जेनेटिक जीन की वजह से जो होते हैं अफेक्शन, तो ये 40% कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं उसमें 40% इफेक्ट किसके होते हैं, वो हेरिडिटी को होते हैं। मतलब जो ब्लैक पेरेंट्स है उसका बच्चा 40% चांसेस ऐसे कि वो भी क्या हो, ब्लैक हो। तो ये क्या है, टाल पेरेंट है, टाल का बच्चा टाल होगा, ड्वार्फ है, ड्वार्फ का बच्चा ड्वार्फ होगा, 40% इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और उसका 60% क्या है, कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एनवायरमेंटल फिर हम डिवाइड करवाते हैं प्रीनेटल एनवायरनमेंट पे और पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट में। प्रीनेटल एनवायरनमेंट फिर दो किस्म के होते हैं। प्रीनेटल मीन बिफोर बर्थ जो होते हैं, क्या होते हैं, बिफोर बर्थ जो एनवायरनमेंट होता है इसको हम कहते हैं क्या, प्रीनेटल एनवायरनमेंट। और पोस्ट नेटल जो आफ्टर बर्थ जो एनवायरनमेंट होता है, आफ्टर बर्थ, उसको हम कहते हैं क्या, पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। अब प्रीनेटल एनवायरनमेंट जो बिफोर बर्थ होता है इसका फिर दो एस्पेक्ट है। कौन कौन से एस्पेक्ट, प्रीनेटल बिफोर बर्थ, जब बच्चा वो माँ की पेट के अंदर होगा, वोम के अंदर होगा, तो माँ की पेट के अंदर उसके लिए दो एनवायरनमेंट है। एक एनवायरनमेंट वो है जो मदर्स की बॉडी की वजह से होते हैं, मदर के पेट की वजह से जो एनवायरनमेंट होते हैं, तो फैक्टर रिलेटेड टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और दूसरा फैक्टर जो रिलेटेड टू फीटस है, फीटस का अपना भी एनवायरनमेंट है इंटरनल और मदर का भी है। तो दो एनवायरनमेंट है, फैक्टर रिलेटेड टू मदर, फैक्टर रिलेटेड टू फीटस। और जो पोस्टनेटल है, पोस्टनेटल फिर दो किस्म के होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल। एक्सटर्नल जो आम हमारा एनवायरनमेंट है,
इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है, तो पोस्टनेटल आफ्टर द बर्थ भी फिर दो किस्म की। अब इस एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं। हेरिडिटी तो यही है कि जेनेटिक चीज है और जीन में जो आते हैं वही कि वही आप में जाहिर होना शुरू होते हैं। लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एनवायरमेंट पोस्टनेटल जो होते हैं, तो फिर आफ्टर द बर्थ उसके दो किस्म है और उसको हम क्या पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहले प्रीनेटल भी, प्रीनेटल में हम आते हैं फैक्टर रिलेटेड टू मदर। तो मदर से रिलेटेड एक होता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। आप फॉर एग्जांपल मदर जब हो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट हो, उसका खाना पीना सही नहीं हो, तो इस वजह से उसके बच्चे भी असर होता है। बच्चे भी क्या असर होता है, बच्चा पैदा हो सकता है लो बर्थ वेट के साथ। किसके साथ, लो बर्थ वेट के साथ बच्चा पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो सकता है और भी बहुत से एस्पेक्ट उसके क्या होते हैं, वो डेवलप नहीं हो सकते। तो न्यूट्रिशन की उसकी कमी उसमें बच्चे में हो सकते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है डायबिटिक मदर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक माँ हो वो डायबिटिक हो, तो डायबिटिक मदर किस तरह अफेक्ट करवाते हैं बच्चे को, इसको थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन से पढ़ते हैं क्योंकि आगे फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये है एक डायबिटिक माँ है, क्या है ये, एक डायबिटिक माँ का ये वंग है, ये वंग है डायबिटिक माँ का। ओके, अब इसमें है अंदर पीटस है, क्या है, अंदर पीटस है, और ये पीटस के इर्द गिर्द, ये अंदर हो गया पीटस, ये इर्द गिर्द इसका क्या है, प्लासेंटा है। अब ये प्लासेंटा करवाता है, फीड करवाता है किसको, फीटस को, ये प्लासेंटा फीड करवाता है। तो याद रखिए अब माँ की पेट के अंदर क्या है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, ग्लूकोज का लेवल क्या है, इंक्रीज है। ग्लूकोज का लेवल जब इंक्रीज हो, डायबिटिक मदर है, तो ग्लूकोज के लेवल के इंक्रीज की वजह से इधर इंसुलिन लेवल भी इसके खिलाफ इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंसुलिन इंक्रीज होगा। अब ये ग्लूकोज, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड में आ गई, किधर, ब्लड में ही आ गई, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड में आ गई पीटस, ये इधर पीटस पड़ा हुआ है और ये पीटस की बॉडी को ग्लूकोज का लेवल हाई आ गया। अब ये ग्लूकोज का लेवल तो हाई आता है इधर, लेकिन इंसुलिन जो माँ की पीठ में है वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करवा सकता, तो इंसुलिन अंदर नहीं आ सकती है। लेकिन जो वो है पीटस का जो ये वाला पोर्शन है, मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज अंदर आते, ग्लूकोज अंदर आ गई, इंसुलिन नहीं आई, तो ग्लूकोज अंदर आने से बच्चे को जो ग्लूकोज चाहिए थी उससे मकदार क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बच्चे को मकदार इंक्रीज हो गया, अब बच्चा इसके खिलाफ क्या करवाएगा, इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज करवाएगा मैक्सिमम लेवल में, जो नॉर्मली रिलीज करवाते थे उससे ज्यादा इंसुलिन इसके खिलाफ करवाते हैं। तो इंसुलिन जब ज्यादा रिलीज करवाते हैं, अब देखिए कि जब ये बच्चा पैदा होगा, क्या होगा, पैदा होने के बाद ये ग्लूकोज तो खत्म हो गई, ग्लूकोज तो नहीं आते हैं, लेकिन बच्चा वही की वही इंसुलिन रिलीज करवाता है। तो इधर बच्चे की पेट में आफ्टर द बर्थ क्या होता है, ग्लूकोज लेवल वो कम होते हैं, ग्लूकोज लेवल कम होते हैं, लेकिन इंसुलिन वही की वही रिलीज होते हैं। इस वजह से बच्चे में जो ग्लूकोज होते हैं, इंसुलिन की ज्यादती की वजह से ग्लूकोज खत्म होते हैं और बच्चा क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये पहला क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक बच्चा पैदा होता है। या दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये है कि अगर ये ग्लूकोज अंदर गए और इसमें अंदर ये ग्लूकोज के आने से बच्चा क्या हो गया, ओवरवेट पैदा होता है, क्या पैदा होता है, ओवरवेट, और उस ओवरवेट की वजह से बच्चे में डायबिटीज टाइप 2 का खतरा होता है। ओवरवेट किस तरह कि ये ग्लूकोज उसकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं थी, बॉडी के लिए जरूरी नहीं थी, आम फंक्शनिंग के लिए तो नॉर्मल ग्लूकोज चाहिए होती थी, लेकिन डायबिटिक मदर से ग्लूकोज का लेवल ज्यादा आ गया। अब ये ज्यादा ग्लूकोज एक्टिविटी की बजाय उसकी बॉडी में जमा होना, एकमुलेट होना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये जब ये बॉडी में एकमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो वो बच्चा जो पैदा होगा तो वो हाई बर्थ वेट का होगा, क्या होगा, उसका बर्थ वेट क्या होगा, और वो बच्चा ओबेस होगा, क्या होगा, ओबेस होगा, क्योंकि एक्सेसिव ग्लूकोज इसमें स्टोर हुई थी। अब ओबेसिटी की वजह से इसमें चांसेस किस चीज की है, डायबिटीज टाइप 2 की चांसेस है। तो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 किस वजह से आता है, फिर इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से या ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से। तो डायबिटिक मदर का जो बच्चा होता है उसमें दोनों खतरात होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का भी और डायबिटिक का भी, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 का भी होता है। ओके, एक्सपोजर टू रेडिएशन, तो रेडिएशन को एक्सपोज होना ये भी है, वो जब रेडिएशन को माँ एक्सपोज होती है तो इस वजह से बच्चे में इफेक्ट्स पड़ सकते हैं और बच्चा क्या होता है, वो प्रीमेच्योर हो सकते हैं, कैंसर उसको लग सकते हैं वगैरह, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स उसको हो सकते हैं। इन्फेक्शन में जर्मन मीजल क्या है, रूबेला वायरस की वजह से जो डिजीज काज होते हैं माँ में,
तो वो ही डिजीज फिर ट्रांसफर होता है किसमें, बच्चे में भी ट्रांसफर होता है। तो जन्मन मीजल से इन्फेक्टेड जो वमन होता है उसके बच्चे में खतरात दो किस्म के, या तो वो बच्चा मिसकैरेज होता है, या वो प्रीमेच्योर डिलीवर होता है, या ये वायरस उस बच्चे में भी पहुंचता है। और बच्चे में जब पहुंचता है तो ये बच्चे में एक सीरियस इफेक्ट्स करवाता, सीरियस डिसऑर्डर करवाते हैं। और में जो मोस्ट सीवियर वाला है डिफेक्ट्स है वो है डीपनेस है, वो डीप बच्चा पैदा होगा उसका। ये किस वजह से, जर्मन वीनस। स्मोकिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स है, वो केमिकल जब प्लेसेंटा को क्रॉस करवाते हैं तो वो बच्चे के हेल्थ को अफेक्ट करवाता है। इस तरह वो ड्रग जो आप यूज करते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करवाते हो, प्लेसेंटा का जो बैरियर है उसको क्रॉस करवा के बच्चे में जाते हो, तो इस वजह से बच्चे में डिफरेंट एब्नॉर्मलिटीज आकर हो सकते हैं। अब ये प्रीनेटल एनवायरनमेंट में फैक्टर रिलेटेड टू फीटस, फीटस से रिलेटेड माल पोजीशनिंग हो गया। तो ये एक एस्पेक्ट है कि बच्चा जब माल पोजीशन होती है इस वजह से बच्चे की डिलीवरी भी बहुत असरात पड़ सकते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी फिर नहीं हो सकता। तो माल पोजीशनिंग क्या है और नॉर्मल पोजीशन क्या है, तो याद रखिए बच्चे में नॉर्मल पोजीशन जो है वो सिपेनोकाउलर पोजीशन है, कि उसका सिपेनिक ये हेड जो है ये हेड होगा नीचे की तरफ, वेजाइना की तरफ, लेकिन ये टेल जो होगा उसका टेल अपर की तरफ होगा। तो ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन है, इधर देखिए। लेकिन जब हेड ऊपर हो और टेल नीचे हो तो ये माल पोजीशन है। इस वजह से फिर ये बच्चे का निकलना बर्थ कनाल में डिफिकल्ट होता है, फिर आपने उसके लिए सीजरियन सेक्शन करना होता है, या उसको फिर रिपोजिशन करवाना होता है। या ये हो गया ट्रांसफर पोजीशन में बच्चा है, हेड इस तरफ है टेल इस तरफ है, तो फिर भी ये माल पोजीशन, इसकी वजह से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। दूसरा जो है पार्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन है। एक बच्चा पैदा हो, एक बच्चा है कंसेप्शन हो गया, लेकिन प्लेसेंटा पार्टी इम्प्लांट हो गया। नॉर्मल इम्प्लांटेशन क्या है प्लेसेंटा का, तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन ये है कि बच्चे का हेड नीचे हो, प्लेसेंटा अपर लेवल ऑफ द यूट्रस के साथ अटैच हो, ये अपर जो यूट्रस है उसके साथ। लेकिन पार्टी क्या होता है, पार्टी ये प्लेसेंटा जब नीचे आता है सर्विक्स पे, तो प्लेसेंटा आ गया सर्विक्स पे और बच्चा क्या है ऊपर है, इसको हम कहते हैं फिर प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और इसकी वजह से फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन बच्चे को ये हो सकती है कि रिस्पायरेटरी फेलियर बच्चे को हो सकती है, ऑक्सीजन की डिमांड बच्चे को कम हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल इसके लिए कम हो सकता है। तो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है फिर पार्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन की वजह से। पोस्टनेटल एनवायरनमेंट में जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बच्चे का वो आता है एक्सटर्नल। तो पोस्टनेटल में एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल, दो एस्पेक्ट। एक्सटर्नल में बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, अगर फैमिली का स्टेटस अच्छा हो, फाइनेंशियली अच्छा हो, तो बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस फूड वगैरह, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, सब कुछ अच्छी तरह अरेंज करवा सकते हैं। इस तरह चाइल्ड न्यूट्रिशन भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है कि जब अच्छा न्यूट्रिशन हो तो बच्चे का डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छी तरह होगा। क्लाइमेट एंड सीजन, अच्छे आबो हवा में बच्चा पल रहा हो तो इस वजह से जो है ना बच्चे का वो डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरह होगा, क्लाइमेट अच्छी आबो हवा में जब हो। चाइल्ड ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली, फैमिली में उसका पोजीशन क्या है, मिड में है, बाद में, इससे पहले एल्डर ब्रदर्स है या नहीं है, यंगर ब्रदर्स है या नहीं है। तो ऑर्डिनल पोजीशन बच्चे का वो मिड, जब वो मिडल पे होते हैं तो मिडल पे उसका केयर माँ बाप दोनों क्या करवाते हैं, ज्यादा करवाते हैं, न बड़े की तरह वो काम करवाते हैं, न छोटों की तरह उसको नेग्लेक्ट करवाते हैं काम में। नंबर ऑफ सिबलिंग इन द फैमिली, तो कितने सिबलिंग्स है उसके और कितने भाई बहन है, इसको भी हम क्या करवाते हैं, कंसिडर करवाते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल पेरेंट है या एक्सटेंडेड फैमिली है उसका, तो सिंगल स्ट्रक्चर वाला फैमिली या एक्सटेंडेड। तो जो फैमिली सिंगल फैमिली होता है वो बच्चे में, उसमें बच्चे का इतना केयर नहीं होता। जो एक्सटेंडेड फैमिली है हर एक बच्चे को पकड़ते हैं, उसको खाना पीना वगैरह सब कुछ दे देते हैं, तो इसमें अच्छा नेशन मार्क करवाते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में चाइल्ड इंटेलिजेंट आता है, एक बच्चा है होशियार है, हर एक बात को समझ सकता है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह होगा। क्यों, वो न्यूट्रिशन को वक्त पे लेता है, एक्टिविटी वक्त पे करवाता है, एक्सरसाइज वगैरह, अपना सारा रूटीन उसका सेट होता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, बच्चे में हार्मोन अच्छी तरह रिलीज होते हैं, तो एंडोक्राइन हार्मोन हो गए, डिफरेंट पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रीनल है, कार्टिसोल वगैरह, ये सब कुछ उसका ऑप्टिमम लेवल है, एक ऑर्डिनल पोजीशन है। तो इस वजह से फिर हम इसको कहते हैं कि बच्चे का नशा अच्छी तरह होगा। इमोशंस है, एक बच्चा है वो ज्यादा इमोशनल है, तो ज्यादा इमोशंस की वजह से वो अपना खाना पीना, फॉर एग्जाम्पल नाराज हो गया, मैं नहीं खाता हूँ, तो इस वजह से इसके इमोशंस उसकी हेल्थ को क्या करवा सकते हैं, अफेक्ट करवा सकते हैं। अब उसका जो लास्ट पार्ट है वो है, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टाइप्स सिंपली अब इसको याद करो। पहले हमने इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने इसको एक्सप्लेन से पढ़ा। यहाँ पे थोड़ा सा टच देते ताकि आपके माइंड में आ जाए, क्योंकि ये वाली टॉपिक जो है ये बाद में जो स्टेजेस हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सारी उसमें फिर आती है। तो पहले नंबर पर ग्रोथ है, दूसरा नंबर पर क्या है, डेवलपमेंट है। ग्रोथ के दो टाइप्स है, एक है फिजिकल ग्रोथ, दूसरा है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। फिजिकल और टाइप्स डेवलपमेंट की चार टाइप्स है, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये चार टाइप्स के ग्रोथ के। फिजिकल ग्रोथ में इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। फिजिकल ग्रोथ हमने पहले पढ़ा स्टार्ट में कि फिजिकल ग्रोथ क्या है, हाइट एंड वेट में इंक्रीज है। फॉर एग्जांपल अदर बॉडी चेंजेस दैट हैपेंस एज गेट मैच्योर, कि जितना मैच्योर होगा उसकी फिजिकल ग्रोथ, हाइट, वेट, डेंटेशन वगैरह ये सब कुछ किसमें आता है, ये फिजिकल ग्रोथ में आता है। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में जो फंक्शन है, जो ऑर्गन के फंक्शन से रिलेटेड जो ग्रोथ हो, वाइटल साइंस लाइक पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी वगैरह, ये सब कुछ किसमें आता है, ये आता है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में। बॉडी का जो फिजियोलॉजी के फंक्शन से रिलेटेड जो चेंजेस हो उसको हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है तो हार्ट का फंक्शन क्या है, पल्स से बीटिंग करवाना है। जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लंग्स है तो उसका काम है रिस्पायरेशन करवाना। इस तरह ब्लड वेसल्स है तो उसमें फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर का, ब्लड का उसको रेगुलेट करवाना। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज है। इस तरह इसके साथ साथ ये भी चेंजेस है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है तो इसका फंक्शन क्या है, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन है। तो किस स्टेज में वो कंट्रैक्शन करवाता है, किस स्टेज में रिलैक्सेशन, ये भी क्या आता है। इस तरह और भी जितनी भी फंक्शंस है बॉडी की, ऑर्गन्स की, वो हम लेके आते हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में। ओके, दूसरा जो टाइप है वो है मोटर डेवलपमेंट। द फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड, बोन्स, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव एंड टच हिज और हर सराउंडिंग। तो मोटर डेवलपमेंट में जो टचिंग एबिलिटी होता है आपका बच्चे का, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द चाइल्ड बोन मसल्स, ये बोन्स है या मसल्स है जो दूसरों चीजों को उससे टच करवा सकते हैं, उसको हम कहते हैं मोटर स्किल्स। तो इसमें वो आता है एबिलिटी टू मूव, टच, एज है और सराउंडिंग। और इसकी टू कैटेगरीज है, इसको हम कहते हैं फाइन मोटर और दूसरा हम कहते हैं ग्रास मोटर। फाइन मोटर कौन सा होता है और ग्रास मोटर, तो सिंपली है ग्रास वर्ड होता है एज अ होल। तो ग्रास एज अ होल टर्म होता है और इसमें हम लार्ज मसल्स को कंसीडर करते हैं, लार्ज बॉडी पार्ट्स को हम कंसीडर करवाते हैं। इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक इसमें होते हैं स्ट्रेंथनिंग, जो स्ट्रेंथनिंग वाला काम होता है वो इसमें आता है ग्रास मोटर में। कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट चीजों को आप इकट्ठा, एक हाथ का दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में, एक पाँव का दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, ये क्या है, ये ग्रास मोटर है। रिएक्शन टाइम है, किसी चीज को रिएक्ट करवाना, कोई स्टिमुलस आ गई उसको रिएक्ट करवाना दोनों हाथों से, पाँव से, हेड से या अदर बॉडी पार्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रास मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। अब ग्रास मोटर डेवलपमेंट का एग्जांपल स्किपिंग है। ये स्किपिंग जब आप करवाते हो इसकी के थ्रू, तो उठना, आपका सारी बॉडी पार्ट्स अब उठाते हो ना इसमें, तो ये क्या है, ये है ग्रास मोटर। साइकिलिंग है, इसमें आप पाँव को यूज करते हो, हाथों को यूज करते हो, तो ये क्या है, किया, ये ग्रास मोटर है। पाइन मोटर में सिंपली हम स्मॉल मसल्स को स्टडी करवाते हैं या स्मॉल बॉडी पार्ट्स को, और ये सिंपली यूज होते हैं ये प्रिसीजन या हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल के लिए। प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी या प्रेसिजन के लिए। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर का पकड़ना दोनों उंगलियों से, ये कि ये फाइन मोटर है, क्यों, इसके लिए हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए। ये दोनों डिग्री, आप सारे हाथ से अपने पकड़ लिया, इतना कंट्रोल नहीं, दोनों उंगलियों से पकड़ लिया, ज्यादा कंट्रोल इसके लिए, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इसके लिए, स्पेसिफिकेशन इसके लिए। और दूसरा इसके लिए प्रिसीजन भी चाहिए होता है। प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी। आपने, मैंने ये लकीर खींचना है लेकिन ऐसा ना हो कि मैं ऐसा खींचूं या इधर इधर करूं, तो ये क्या है, एक्यूरेसी भी इसमें लाजमी है। तो ये किसका काम है, ये फाइन मोटर का है। ये पेंटिंग है, हैंडलिंग, ब्रशेस, पेंसिल यूज वगैरह, ये सारे किसमें आते हैं, फाइन मोटर में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव चेंज इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी एज थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारी आपके माइंड से रिलेटेड जो भी चेंजेस उसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। थिंकिंग हो गया आपका, रीजनिंग हो गया आपका, मेमोरी स्किल्स हो गया, ये सब कुछ किसमें आता है, कॉग्निटिव में। एग्जांपल इसमें है टॉकिंग विद योर बेबी एंड नेमिंग कॉमन यूज ऑब्जेक्ट्स। आम ऑब्जेक्ट्स के नाम हम इसको याद करवाते हैं, मेमोरी आ गया। या लेटिंग योर बेबी एक्सप्लोर टॉयज एंड मूव अबाउट, टाइल्स को एक्सप्लोर करने के लिए वो इधर उधर घूमती हो, तो ये किसमें आता है, ये आता है कॉग्निटिव एबिलिटी में। रीडिंग टू योर बेबी, आपने बच्चे को पढ़ाना सिखाना, ये क्या है, रीडिंग, माइंड से रिलेटेड कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गई। लुक्स एट द करेक्ट पिक्चर व्हेन इट्स नेम, और जब आप उसको एक चीज का नाम बताते हो तो उसको सही तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसकी कॉग्निशन में, माइंड में, ब्रेन में ये चीज
स्टोर हुआ है, इस वजह से इसको हम कहते हैं क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं। ये देखिए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये गेमिंग वगैरह रीडिंग वगैरह ये सब कुछ किस में आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के इमोशंस का डेवलप होना। इमोशंस क्या है, तो इमर्जेंस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स हो। तो इमोशन में क्या आता है, एक्सपीरियंस का इमर्ज होना, आप एक्सपीरियंस को शेयर करवाते हो, एक्सप्रेशन को दिखाते हो, या अपने इमोशंस को, आपकी जो एहसासात है या आपका जो जज्बे है उसको आप क्या कराते हैं, इमर्ज करवाते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपली इमोशनल डेवलपमेंट। याद रखिए इमोशनल डेवलपमेंट में आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाते हो, लेकिन दूसरों को देखे बगैर, अभी बाद में भी आ जाएगा, इसकी मेन डिफरेंस में भी यही कि इसमें दूसरों को देखे बगैर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आप एक्सप्रेस करवाते हो। जैसा कि एक्सप्रेसिंग अवेयरनेस ऑफ योर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर। तो अफेक्शन फॉर अदर, दूसरों के लिए मोहब्बत शो करना, ये क्या है, दूसरों के लिए मोहब्बत शो करना, एक किस्म की स्माइलिंग पोजीशन पे, ये क्या है, ये है इमोशन, आपने अपनी इमोशन को, या एक्सप्रेसिंग अवेयरनेस ऑफ योर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर, अपनी फीलिंग्स की अवेयरनेस आप उसको क्या करवाते हो, एक्सप्रेस करवाते हो, अपने एहसासात को, कभी गुस्सा होते हो, कभी खफा होते हो, तो ये क्या है, इमोशन। डिस्प्लेइंग सेल्फ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, और इमोशन पे आप सेल्फ कंट्रोल को और मैनेजमेंट को, इसको आप क्या करवाते हो, डिस्प्ले करवाते हो। पेइंग अटेंशन एंड बीइंग ऑब्जर्वेंट ऑफ अदर हो। तो इसमें इमोशनल डेवलपमेंट में आपने तो ये एक कर दिया कि आपने अटेंशन दे दिया दूसरों को, और साथ में अपने सेल्फ का इमोशंस को भी कंट्रोल कर दिया, और अपनी इमोशंस की मैनेजमेंट भी करवाई, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। और साथ साथ में आपने दूसरों की बातों को ऑब्जर्व कर दिया, तो पेइंग अटेंशन टू एंड बीइंग ऑब्जर्वेंट ऑफ अदर, दूसरों को आपने अटेंशन दे दिया, आपने ऑब्जर्व करवा दिया, तो ये भी आपका क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। फॉर्मिंग हेल्दी फ्रेंडशिप आप बनाते हो, ये भी क्या हो, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स, और एहसासात को आप एक्सप्रेस करवाते हो वर्ड्स के थ्रू, तो इसका मतलब ये है कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। ये देखिए कभी ये इधर गुस्सा है, खफा है, इधर खुश है, तो ये इमोशंस को क्या करवाना है, एक्सप्रेस करवाना है। सोशल डेवलपमेंट में याद रखिए, लर्निंग द वैल्यूज, नॉलेज एंड स्किल्स दैट एनेबल देम टू इंटरेक्ट विद अदर, तो उसमें आपने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी इमोशनल डेवलपमेंट में, लेकिन इसमें आप सीखते हो किसको, वैल्यूज को, अक़दार को, या इल्म को सीखते हो, नॉलेज गेन करते हो, किसके लिए, कि दूसरों के साथ आप इस बेस पे, इस वैल्यूज पे, इस नॉलेज पे दूसरों के साथ आप ये इंटरेक्ट करवाए। इमोशनल डेवलपमेंट में दूसरों के साथ इंटरेक्शन का जिक्र नहीं था, उसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना था, चाहे दूसरों को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप दूसरों के इंटरेक्शन के लिए जो नॉलेज गेन करते हो, वैल्यूज गेन करते हो, इसको लर्निंग हाउ टू कोऑपरेट, दूसरों के साथ कोऑपरेट कैसे करना, सोशल डेवलपमेंट है। सेइंग सॉरी, किसी को सॉरी करना, सॉरी का मतलब ये कि आपने अपनी गलती मान लिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया आपने, तो सेइंग सॉरी। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। फॉलो रूल्स इन गेम्स, गेम में आप रूल्स को फॉलो करते हो, इसका मतलब है कि दूसरों का केयर आप करते हो, तो ये क्या है, मेन डिफरेंस इमोशनल और सोशल में ये है कि लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स। इमोशनल में आप अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हो, उसको एक्सप्रेस करवाते हो, लेकिन इसमें आप अपना एक यूनिक आइडेंटिटी अपनाते हो, मतलब अपना पर्सनल एक्सप्रेशन आप शो करते हो, दूसरों को नहीं देखते। लेकिन लर्निंग एप्रोप्रिएट सेल्फ एक्सप्रेशन, लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर, और इसमें आप सेल्फ एक्सप्रेशन को एप्रोप्रिएटली लर्न करवाते हो, ताकि दूसरों के साथ आप इसका क्या करवा दें, इंटरेक्ट करवा दें। तो ये हो गया सोशल डेवलपमेंट, ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो। इंशाल्लाह आप मजीद इंप्रूवमेंट की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे बेनिफिट में रहें। अल्लाह हाफिज़।